रो का मान ये है, ठीक है ना। तो साहेब बाबू लगभग लगभग ठीक है, बाकी फिर भी मैं आपकी बात को गौर करते हुए हल्का सा अपनी स्पीड को और भी स्लो कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। वैसे हम लगभग सही चल रहे हैं। चलिए जी, ओके ओके, थैंक यू सभी का। अब देखिए, आज हम एक बड़े शानदार से मुद्दे को पढ़ेंगे, बड़ा बेहतरीन सा हम मुद्दा पढ़ेंगे। और देखिए क्या मुद्दा है। देखो मेरे भाई, जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर अभी हम इसको देखें तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है, ये धारा के मार्ग में इलेक्ट्रॉनों के बहने में रुकावट डाल रहा है। अभी मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे ये विलन है ये, लेकिन ये हमारे काम भी आता है, आगे चल के बताऊंगा। बट अभी ठीक है, ऐसे ही मानो कि ये विलन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर उत्तर करना। ये है मान लो चांदी का तार, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें किसी को बताना है तो तुम कैसे बताना पसंद करोगे? क्या तुम ये बताना पसंद करोगे, दो ऑप्शन दे रहा हूं, कि भाई इसमें धारा के मार्ग में थोड़ी सी रुकावट आती है, या तुम ये कहना पसंद करोगे कि भाई इसमें धारा बहुत शानदार तरीके से बहती है? अगर चांदी तुम्हारा दोस्त है, तुम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हो किसी से, तो दोनों में से कैसे कहना पसंद करोगे कि यार इसमें ना धारा के मार्ग में थोड़ी सी रुकावट आती है, या ये कहोगे यार चांदी एकदम शानदार चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से बहते हैं? जरा बताइए, चांदी के बारे में कैसे बताओगे? फटाफट से थम्स अप करिए, मतलब फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बातों में फर्क क्या है। हाँ हाँ ऋषिकेश, परेशान क्यों होते हो यार? यही बताओगे ना कि भाई इसमें धारा जो है बहुत शानदार तरीके से बहती है। अच्छा, अगर मान लो मैं एक ऐसा तार ले लेता हूं नाइक्रोम का, और नाइक्रोम का गुण मैं आपको बता दूं कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो नाइक्रोम के तार का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? दो तरीके हैं, या तो तुम ये कहो कि यार इसमें ना धारा बड़ी मुश्किल से बहती है, या ये कहो यार इसमें ना धारा थोड़ी सी आसानी से बह जाती है। मतलब थोड़ी सी आसानी का मतलब 1% आसानी है, 99% मुश्किल है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, मोटा मोटी मेरे कहने का ये मतलब है, एक व्यक्ति है और वे बेचारा 99% अच्छा है, 1% बुरा है, तो क्या उसको तुम ये कहोगे कि यार ये आदमी ना यार 1% बुरा आदमी है, और जो आदमी महान वाहियात आदमी है 99% बुरा है, उसको ऐसे कहोगे ये जो आदमी है ना भाई 1% अच्छा आदमी है? यार मेरे हिसाब से यहाँ सेंस ही बदल जाएगा बात का। तो कुल मिलाकर अगर कोई अच्छा आदमी है, 99% उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो हम उसको अच्छाई के साथ प्रस्तुत करें, बुराई के साथ क्यों करना? और एक अगर कोई बहुत बुरा आदमी है तो उसको अच्छाई के साथ क्यों करें, बुराई के साथ करेंगे? तो देखो मेरे पास जो प्रतिरोधकता है ना, या प्रतिरोध है, ये किस सेंस में बात करते हैं? ये सेंस बताते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट। लेकिन अगर मुझे चांदी की परिभाषा बतानी हो किसी को, तो मैं ये कहूं कि यार चांदी का ना प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो यार ये गंदी सी बात लगेगी। चांदी कहेगा भैया मैं तो इनके लिए यार इलेक्ट्रॉनों को इतना अच्छा फ्लो कराता हूं, ये फिर भी मेरा इंट्रोडक्शन बुराई के साथ करा रहा है। इसलिए वो चालक जिनमें धारा आसानी से बह सकती है, उनको हम ऐसे डिफाइन नहीं करते। उनको हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी टर्म बनाकर जो ये बताती है कि इस तार में धारा कितनी आसानी से बह सकती है। देख मेरे भाई, प्रतिरोध तो और प्रतिरोधकता तो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये बता रहे हैं कि धारा कितनी मुश्किल से बह रही है। और अगर इसका उल्टा सोचोगे कि धारा कितनी आसानी से बह रही है, तो एक और राशियां बन जाती हैं। अब ऐसे में एक राशि इसकी उल्टी बनती है और एक राशि प्रतिरोधकता की उल्टी बनती है। तो जो राशि प्रतिरोध की उल्टी बनती है, रेजिस्टेंस की उल्टी बनती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो गया? कंडक्टेंस। एक सेकंड रुको, बस यहां पे आप लिखोगे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा चालकत्व, और इसको हम लेटर जी से दिखाएंगे। तो चालकत्व क्या है? चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। यहां से आज हेडिंग हम शुरू करेंगे। और कंडक्टेंस जो है ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लिखते जाओ मेरे साथ, मतलब लिखना नहीं है, आप तो बाद में नोट करते हो। आज मैंने पीडीएफ की जगह मैं इससे पढ़ा दूंगा आपको ये वाला टॉपिक केवल, बाकी सब पीडीएफ से। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक। तो भैया जी प्रतिरोध के उल्टे को हम
कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, इसको हम लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए लेटर जी जो है ये किसका उल्टा है, आर का, ठीक। इस हिसाब से इसका मात्रक क्या बनेगा, देखो समझिए इसकी यूनिट के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट ही है, मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। देखिए यूनिट क्या बनेगी भाई, यूनिट बनेगी इसकी जो यूनिट है 1/r की यूनिट, और आर की यूनिट क्या है, ओम, आर की यूनिट है ओम, ओम का सिंबल ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर लेकर आना चाहो तो ओम का इनवर्स, जब चीजें नीचे से ऊपर आती हैं तो पावर उल्टी हो जाती है ना उसकी, यहां प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स। अब देखिए ओम इनवर्स का मतलब इसका उल्टा, तो इनवर्स की जगह पीछे से लिखते चले जाओ, इसको बोल दोगे मोहो, मोहो भी बोल सकते हो, या मोहो की जगह आप इसको साइमंस भी बोल सकते हो। साइमंस क्यों बोल सकते हो, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में जिस वैज्ञानिक ने खोज की उसका नाम था मेरे भाई जॉर्ज साइमंस ओम, तो उनके नाम पर इनकी यूनिट बन जाती है साइमंस। तो इसके कितने सारे मात्रक हैं, नोट्स आप बना दीजिए बाद में, आराम से बाद में नोट्स बनाना। तो ये हो गए कंडक्टेंस के बारे में जानकारी कि कंडक्टेंस क्या है भैया, प्रतिरोध का उल्टा होता है। मात्रक क्या होता है, या तो 1/ओम कह दो, ओम इनवर्स कह दो, उल्टा लिख दो MHO मोह कह दो, या मोह को ही आप साइमंस भी कह सकते हो, सीधा सीधा। तो ये चारों जरा बताइए आपको मात्रक समझ में आ गए, मतलब याद रखने हैं इनमें से कि 1/ओम हो गया, ओम इनवर्स हो गया, मोह हो गया, या साइमंस हो गया। हाँ बिल्कुल अंकित भाई, यहां तक क्लियर है सभी को, फटाफट से थम्स अप करेंगे। फर्स्ट डे है तो बिल्कुल भी यहां से क्लास मत लीजिएगा, आप बिल्कुल शुरू से क्लास लो। इसकी राशि क्या होती है गुरुजी? यार सुमित भाई, मैं तुम्हारे प्रश्न पे बिल्कुल भी शक नहीं करता, पता है तुम्हारा प्रश्न प्रश्न में प्रश्न के अंदर प्रश्न है, जैसे सपने के अंदर सपना होता है ना, तुम्हारा प्रश्न प्रश्न के अंदर प्रश्न है। इसलिए मैंने सबसे शुरू में आपको राशि और मात्रकों के बारे में इसलिए पढ़ाया ताकि आप मात्रक में राशि, राशि में मात्रक ना पूछें। ये खुद में एक राशि है यार, अगर तुम मुझसे पूछते इसका मात्रक क्या है तो वो मैंने लिख दिया, ये एक राशि है, इसका मात्रक 1/ओम कह दो, ओम इनवर्स कह दो। अब तुम पूछ रहे हो इसकी राशि क्या है, तो मतलब तुम ऐसे कह रहे हो रोटी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है कि भैया इसकी रोटी कहाँ है, रोटी की रोटी कहाँ है, अरे गेहूं की रोटी हो सकती है, रोटी की क्या रोटी होगी, ये वही बात हो गई। जिनका फर्स्ट डे है भैया जी, तुम, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ आप शुरू से क्लास लो एक बार, है ना, बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व, ऐसे ही दूसरी चीज है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है। और कंडक्टिविटी किसकी उल्टी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में याद रखना आसान है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता के उल्टे को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। रेजिस्टिविटी के उल्टे को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अरे अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, इसमें एक गड़बड़ कर दिया मैंने, उसको थोड़ा सा सही कर लेना बच्चा पार्टी। इसको ना सिग्मा से दिखाते हैं यार, इसको दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है, इसको दिखाओ सिग्मा से। ये सिंबल है सिग्मा, है ना, और ये जो सिंबल है ये सिंबल है आपका जी, इसको हम दिखाते हैं जी से। तो जी बराबर जो है वो 1/, क्या हो जाती है, चालकता, मतलब चालकता क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता की उल्टी 1/ρ। इस हिसाब से इसका मात्रक क्या बनेगा, तो आप कहोगे भैया जी इस हिसाब से जो मात्रक बनेगा, यूनिट बनेगी, आप कहोगे 1/प्रतिरोधकता, तो 1/ओम और मीटर हो जाएगा, ऊपर ले जाओ, फिर से वही करते चले जाओ, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स,
या ओम इनवर्स को क्या कह सकते हो, मोहो या मीटर इनवर्स, मोहो को क्या कह सकते हो, साइमंस या मीटर इनवर्स। तो इतने सारे मात्रक इसके हो सकते हैं। क्लियर है सभी को, बताइए। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। सर ये शायद सदिश या अदिश पूछ रहे होंगे। अच्छा, अगर आप सदिश अदिश पूछ रहे हो तो दोनों की दोनों अदिश हैं। अच्छा सवाल है। सदिश और अदिश अगर आप पूछ रहे हो तो ये दोनों ही दिशा का ख्याल नहीं रखती हैं, ठीक है। ये कैसी राशि है, ये भी अदिश है, ऐड कर लेना, ये भी अदिश है, स्केलर है, और ये भी अदिश है, क्योंकि इनमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। दोनों ही क्वांटिटी कैसी हैं, अदिश हैं। बाकी ना मैं आपको बताऊं, यहां से इनके मात्रकों से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो जरा बताइए कि हाँ ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में है। फटाफट से क्लियर बताइए, हाँ जी ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, एक बात आपसे पूछी जाएगी। यहां तक ये दो टॉपिक खत्म हो गए। अब देखो, एक सवाल बहुत प्यारा सवाल बनता है, ये चीज मैंने यहां लिख भी दी है कैसे। वो आपसे कहेगा, अभी इसके हम क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक और क्लियर कर लो। क्या हो गया भाई, सर पहले सही था अब उल्टा हो गया, क्या क्या? एक बार देखो, मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि वहां पे हमारा कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्या गड़बड़ हो गई है? देखो, ये कंडक्टेंस हो गया, क्या अपोजिट है यहाँ पे बताओ? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो गया। अरे यार सॉरी, देखो पहले वो सही था, सॉरी सॉरी। ये कंफ्यूजन ना कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की वजह से हो जाता है, उसके लिए सॉरी, मैं समझ सकता हूँ आपको। खैर आप तो नोट्स नहीं बना रहे हो तो बाद में ही करना पड़ेगा। हाँ सही है, कंडक्टेंस जी होता है, और जो कंडक्टिविटी है ये सिग्मा होती है, सॉरी उसके लिए। ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक जैसे नाम है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। अभी सही है बिल्कुल, ये 100% परफेक्ट था शुरुआत में। चलो आ जाओ, अब देखो एक सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे। सवाल पूछा जाएगा कि जैसे एक तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात पूछी जाएगी। अब देखिए, तार की लंबाई को 2 गुना करना, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। यहां पे सवाल आ गया कि भाई तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तार की लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब वो कह रहा है कि मान लो ये एक तार है जिसकी कुछ लंबाई है और इसका प्रतिरोध R है, बट अगर वो कह रहा है मैं तार की लंबाई को 2 गुना कर दूं, यानी कि तार की लंबाई को 2L कर दूं, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? क्या यहां से सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि ये डबल हो जाएगा? क्या यहां से ये कहा जा सकता है कि ये आधा हो जाएगा? डायरेक्ट तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। उसने सवाल दिया तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। अब सुनो, तार की लंबाई को 2 गुना करने के 2 तरीके हैं। देख मेरे भाई, एक तरीका तो ये है कि तू एक इतना ही बड़ा तार ले, इस तार में एक इतना ही बड़ा तार ले और इसको जोड़ दे। भाई जैसे कॉपर का इतना बड़ा तार है, मान लो 1 मीटर का तार है, मुझे उसकी लंबाई 2 गुनी करनी है, तो मैं एक और कॉपर का तार लूंगा, उसे और जोड़ दूंगा, हो गया 2 मीटर। क्लियर है? लेकिन एक दूसरा तरीका यह भी है कि मैं दूसरा तार बाहर से ना जोड़ूं, उसी तार को खींच दूं। अब खींचने में और बगैर खींचने में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर आप उसी में दूसरा तार जोड़ रहे हो तो उसकी मोटाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप खींच रहे हो तो मोटाई भी कम होती चली जाएगी। इसलिए दोनों केस में उत्तर अलग अलग हो जाता है। देखिए, अगर आप बगैर खींचे कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो ये काम बगैर खींचे, तो तार की लंबाई, तो तार का प्रतिरोध 2 गुना ही हो जाएगा। और अगर आप खींचकर कर रहे हो, खींचकर, तो भाई तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। अब तुम कहोगे 4 गुना कहां से आया? 4 गुना होगा, जो भी यहां आपको संख्या देगा n, उसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है? अच्छा चलो इसको ना 3 ले लो, और तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे सूत्र में। मान लो कह रहा है 3 गुना कर दूं मैं, तो बगैर खींचे कहोगे तो 3 ही गुना हो जाएगा प्रतिरोध भी, और अगर खींच कर कहेगा
तो 9 गुना हो जाएगा। कैसे करोगे कि जो भी आपको यहाँ दे उसको n मानकर उसका स्क्वायर कर दो, यानी जैसे 3 दिया तो उसका स्क्वायर कर दो, उत्तर हो जाएगा 9 गुना। तो जरा बताइए, हाँ जी मुझे आपकी बात भैया बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर तार को बगैर खींचे कहेगा तो मैं कह दूंगा उतना ही हो जाएगा, और अगर कहेगा खींच कर तो उसका स्क्वायर कर दूंगा। जैसे सिंपल एक सवाल यही कह दे कि तार की लंबाई को 3 गुना किया गया, एक सवाल बनाएगा बगैर खींचे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा 3 गुना। एक कहेगा खींच कर, तो खींच कर क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, जो भी संख्या दी हुई होगी उसका स्क्वायर कर दोगे, वही उत्तर आपका हो जाएगा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। ओम का उल्टा ओम को ही उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं है, वो सिंबल नहीं होता है ओम का उल्टा। ठीक, अब सुनो, अगर आप ये सोचते हो कि भैया मुझे इसको फॉर्मूले में लगाकर बताओ, तो फॉर्मूले में लगा के बताने से महान कंफ्यूजन होगा, सिर्फ और कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पर लंबाई बदलने के साथ साथ ना एरिया भी बदल रहा है, क्षेत्रफल भी बदल रहा है, इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से तो इस सवाल को बिल्कुल भी करने की सोचना भी मत। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगेगा सब कुछ खिचड़ी सी पक गई है। देखो मेरे भाई, अगर मैं किसी चीज़ को जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ तो उसमें आपका भला है, मुझे बताने में कुछ नहीं जा रहा, मुझे तो सारे तरीके आते हैं, लेकिन आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर में आपको सिर्फ ये चाहिएगा कि ये सवाल है, इसका उत्तर ये है, वहाँ ये नहीं चाहिएगा कि किस प्रक्रिया से किया है, किससे नहीं किया है। इस प्रक्रिया से आसान इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप फॉर्मूले वॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप गलती कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर बराबर रो इंटू एल बटे ए के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है भाई, तो मुझे बताएं कि हाँ जी ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात हमें सीखनी है कि बगैर खींचे कहेगा तो जो हमें दे रखा है वही उत्तर हो जाएगा, और अगर वो कहता है खींच कर तो फिर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा जो भी मुझे दिया हुआ है। आगे देखिए, एक सवाल हम करके देख लेते हैं। मुझे बताइए, एक क्वेश्चन दे दिया कि एक तार की लंबाई खींचकर 5 गुना करने पर नया प्रतिरोध होगा, यानी कि ऑन ए वायर इज स्ट्रेच्ड, a wire is stretched 5 times, the new resistance will be बताओ इसका नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 5 गुना, 5 टाइम्स, 25 गुना, 10 गुना या 2.5 गुना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कौन ऐसा है आप में से जो इस सवाल का उत्तर ना कर पाए, बताओ। और जितना आप इसमें फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने के चक्कर में पड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो जाओगे। अब फिर भी कुछ 2-4 साथी हैं कि भैया फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से बताओ, तो 1 मिनट के लिए जिनको समझ में आ गया है, 1 मिनट के लिए वो दिमाग हटा लेना इस चीज़ से जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिस्क है, सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो 5 गुना करने पर खींच कर कह रहा है, सिंपल सी बात है, खींच कर 5 गुना कह रहा है, तो मैं कहूँगा कि नया जो प्रतिरोध है वो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, हो गया। इसको n कह लो, x कह लो, जो चाहे वो कह लो। x कहोगे तो x का स्क्वायर कर दिया, n कहोगे तो n का स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर 10 मत करना, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। चलो तो भैया 25 गुना हो जाएगा। ये तो हो गया सीधे तरीके से उत्तर, ट्रिक से उत्तर। अब जो साथी कहते हैं कि भैया समझा के कर दो, आजा मेरे लाल, जिनको समझ में आ गया, जिनको फालतू लफड़ों से नहीं पढ़ना, मेरे तरीके से चलना है, वो 1 मिनट के लिए दिमाग हटा लेना। देख भाई, लंबाई पहले L है, प्रतिरोध R है, और रजिस्टिविटी रो है, एरिया A है। लंबाई को 5 गुना कर दिया, नया प्रतिरोध पूछा है, रजिस्टिविटी वही रहेगी, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा।
खींचने खड़ाने से वॉल्यूम सेम हो सकता है। इसका वॉल्यूम निकालो, इधर का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम होगा π/4 डायमीटर का स्क्वायर एल या आर का स्क्वायर एल। ठीक है, π/4 डायमीटर का स्क्वायर इंटू एल। अच्छा, यहां पे मान लो डायमीटर डी है और यहां पे डी डैश है, डायमीटर का स्क्वायर इंटू एल। यहां मान लो π/4 डायमीटर का स्क्वायर इंटू L1 या एल डैश मान लो। यहां पे लंबाई कितनी कर दी है, 5 गुना। π/4 से π/4 कट जाएगा, डी का स्क्वायर बटे डी, इसको डैश मान रहे हो 1 मान रहे हो, डैश मान रहे हो ना, तो डैश ही मान लो। डी डैश का स्क्वायर बराबर एल डैश अपॉन एल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, या आप ऐसे भी कह लो, सिर्फ एरिया कह लो, इसको एरिया भी कह सकते हो, इसको सिंपल सिंपल एरिया भी कह सकते हो, ए अपॉन ए डैश। आपको पता है कि रेजिस्टेंस होता है आर इंटू रो इंटू एल बटे ए। ये तो आर का हो गया, आर डैश का लगाओगे रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा आर अपॉन आर डैश बराबर ए डैश अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल डैश। तो ए डैश अपॉन ए अपॉन ए डैश की वैल्यू अगर एल डैश अपॉन एल है तो ए डैश अपॉन ए की वैल्यू एल अपॉन एल डैश आ जाएगी। एक एल अपॉन एल डैश ये हो जाएगा, एक एल अपॉन एल डैश ये हो जाएगा, एल का स्क्वायर बटे एल डैश का स्क्वायर। मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंबाई का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अभी मैंने 1-2 लाइन और कम की है इसमें, जो और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए 1-2 लाइन और ज्यादा हो जाएंगी। भैया किसको समझ में आ गया, बता दो मुझे। जो ये कहते हैं नहीं जी फॉर्मूले में रख के ही बताओ, एक्सप्लेन करके ही बताओ। भाई मेरे को सब तरीके से आता है दोस्त, लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ जो सिर्फ आपके लिए काम का है। कोई जरूरत नहीं है यार, अभी तो मजा आ रहा है ना, हौस लग रही है कि भैया ये भी बता दो, वो भी बता दो। जब पेपर सामने आएगा ना, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं लगेगा, सबसे आसान ये तरीका लगेगा कि खत्म कहानी, सीधा एक फॉर्मूला मेरे को बता दो, उससे कर दो। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, एक सवाल ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना इस सवाल को। वो कहेगा कि तार की लंबाई को 3 गुना करने पर 3 गुना करने पर नया प्रतिरोध कितने गुना होगा, ऐसे पूछेगा। यानी कि ऑन लेंथ ऑफ वायर इज मेड thrice न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ऑप्शन के हिसाब से करना, अभी उत्तर मत करना, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 3 गुना, बी ऑप्शन है 6 गुना, डी ऑप्शन है 10 गुना, डी ऑप्शन है 27 गुना। बताओ क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे अवधेश भाई, जो तुम उत्तर कर रहे हो वो तो ऑप्शन में है भी नहीं। अब हर जगह स्क्वायर नहीं करना है ना, अभी भी कुछ साथी 9 गुना कर दे रहे हैं कि भैया 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। पहली चीज तो 9 मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। दूसरी चीज 9 गुना तब होता कि जब उसको खींच कर कहा जाता। आप लोगों की बड़ी समस्या है, आप लोग सिर्फ चाहते हो कोई एक बात बता दो बस। जैसे मैंने कहा कि भाई सवाल में ये देख लेना, खींच कर दिया है या बगैर खींच कर दे तो स्क्वायर कर देना, बगैर खींचे कहे तो स्क्वायर मत करना। एक सवाल में अगर पिछले सवाल में स्क्वायर किया था तो इसमें भी स्क्वायर ही करोगे। ये नहीं देखोगे कि वो खींच कर था, ये बगैर खींचे है। बस ऐसे दिखाना है कि पिछले सवाल में 5 का स्क्वायर मास्टर ने 25 कर दिया, तो मैं कितनी जल्दी 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये कलाकारी दिखानी है। अरे मेरे भाई, वो तार की लंबाई को सिर्फ ये बोल रहा है 3 गुना कर रहा हूँ, बगैर खींचे कर रहा है ना, तो बगैर खींचे तो वो जितने गुना कर रहा है उतना ही गुना उत्तर हो जाएगा। अगर 3 गुना कर रहा है तो 3 ही गुना प्रतिरोध हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस 3 ही गुना हो जाएगा। बस खत्म कहानी। अब देखना, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो कई बार तो सवाल में वो हमें ये क्लैरिटी दे देता है कि भैया खींच कर रहा हूं या बगैर खींचे कर रहा हूं। हो सकता है, सुनो मेरी बात, हो सकता है कि वो इस सवाल के ये ऑप्शन दे ही ना। वो क्या ऑप्शन देगा, वो आपको हो सकता है इसी सवाल के। अब देखो इस सवाल का अगर मैं ये मानूं कि भाई तार की लंबाई को बगैर खींचे कर रहा है, देखो यार सबसे क्लियर बात है, अब एक एक बात को सुनना, उत्तर करने की कोशिश मत करना, सुनना। सबसे क्लियर बात है कि वो ये कह दे कि भैया मैं बगैर खींचे कर रहा हूं या नहीं खींच कर रहा हूं।
अगर उसने कह दिया खींच कर रहा हूं तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, बगैर खींचे कहेगा, शब्द में कह दे इस बात को कि तार की लंबाई को बगैर खींचे इतना कर रहा हूं, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन देखो ये सवाल ना संशय से भरा है, इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो तार की लंबाई को 3 गुना कर कैसे रहा है। तो इसका टोटली उत्तर निर्भर करेगा ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन में आपको 3 का स्क्वायर करके ना दे, क्योंकि स्क्वायर तो खींचने पे होता है, अगर ऑप्शन ऐसे देगा तो मतलब वो कह रहा है बगैर खींचे कर रहा हूं। बट अगर उसने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही इस बात को मान रहा है कि भैया मैं तो खींच कर रहा हूं, क्योंकि इसमें यह भी क्लियर नहीं है कि बगैर खींचे कर रहा हूं। तो इस सवाल के दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के हिसाब से। अब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अब आप मेरी बात समझ के जल्दी बताइए कि भैया जी ये इस सवाल का दोनों तरीके से उत्तर किया जा सकता है, इस सवाल का दोनों तरह से आंसर किया जा सकता है। अब एक साथी कहेगा भैया दोनों ही ऑप्शन आ गए, अगर 3 गुना भी आ गया 9 गुना भी आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, निश्चिंत रहो। ऐसा केवल इस सवाल में हो सकता था, खींच कर में वो ये भी कह सकता था 5 गुना भी, लेकिन यहां तो मुझे क्लियर है कि स्क्वायर करना ही करना है। बट यहां जहां मैं क्लियर नहीं हूं वो दोनों ऑप्शन एक में मुझे नहीं देगा। ये चीज थोड़ा सा आपको समझने वाली है, क्योंकि अब तुम ये कहोगे यार भैया यहां तो ये कहा तो है ही नहीं खींच कर, यहां ये भी कब कहा है कि खींच कर नहीं है। या तो सवाल में कहता कि भाई मैं तो बगैर खींचे कर रहा हूं, यहां तो ना खींच कर कह रहा ना बगैर खींचे, तो फिर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका उत्तर। स्क्वायर के हिसाब से ऑप्शन दे स्क्वायर के हिसाब से कर दो, सिंपल कहे सिंपल कर दो, दोनों ही तरीके से कर दो, ठीक है। चलिए हाँ, इतना मेरा प्रॉमिस है कि 3 में 9 नहीं देगा, 9 में 3 नहीं देगा, अगर सवाल क्लियर नहीं है। अब देखिए इस सवाल को और थोड़ा सा कैसे मैनिपुलेट कर देगा, कैसे घुमा देगा, वो कहेगा कि एक तार का प्रतिरोध, क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई खींचकर 4 गुना करने पर, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करना, ठीक है, अपना उत्तर मत करना, मैं ऑप्शन दूंगा। 4 गुना करने पर नया प्रतिरोध, ऑप्शन देगा 40 ओम, ऑप्शन देगा 160 ओम, ऑप्शन देगा 80 ओम, ऑप्शन डी दे देगा 20 ओम। इंग्लिश वाले देखिए, एक तार का रेजिस्टेंस, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, इतना तो समझ में आएगा ही, रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी लंबाई खींचकर 4 गुना करने पर, गुने का मतलब होता है 4 टाइम्स, नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पे गुनागुनी में सवाल नहीं दे रहा, यहां पे आपसे एग्जैक्टली वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि देखो पहली चीज तो है खींचकर, खींचकर करने पर नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो मुझे ये पता है कि नया प्रतिरोध जो है ना वो कितने गुना हो जाएगा, तो वो हो जाता है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना। अब अगर कोई चीज पहले 10 थी और वो 16 गुनी हो गई है तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, भाई पहले 10 था अब कितना हो गया, 10 का 16 गुना, तो नया प्रतिरोध आपका 160 ओम हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को वो गुना गुनी में भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू देकर भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसका उत्तर कर सकते हैं, मतलब जैसा ऑप्शन देगा वैसा करेंगे हम तो चाहे गुनागुनी में दे चाहे एग्जैक्ट वैल्यू दे, मैं तो दोनों तरीके से इसके आंसर कर दूंगा। चलो अब एक बार आपकी बारी है कुछ सवालों के उत्तर करने की, करिए, ये सवाल सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सभी कोशिश करिए उत्तर करने की। सवाल कह रहा है किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटल वायर डिपेंड्स ऑन द वायर। तो रजिस्टिविटी किस चीज पर निर्भर करती है, देखो प्रतिरोधकता कह रहा है ये, रजिस्टिविटी लंबाई मोटाई आकृति पर निर्भर नहीं करती, यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 99% बिल्कुल ठीक उत्तर करेंगे, कितना भी तुम सही समझा लो, लेकिन 1-2% 3% ऐसे होते ही हैं जिनको उल्ट पुल्ट उत्तर करने हैं। उनको ऐसा लगता है क्लास को नज़र ना लग जाए, अगर हम सब के सब सही उत्तर कर देंगे तो क्लास को नज़र लग जाएगी। चलो
CBT 1 29 नवंबर 2024 का सवाल है कि लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के चालक का प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस क्या होता है। ये ALP का सवाल है, अभी हुआ था 2024 में। तो R बराबर रो इंटू एल बटे ए, ये तो कहोगे R बराबर रो इंटू एल बटे ए, और इसमें से रो नहीं दी, इसने जो दिया है फिर तो हम सवाल में वही मानेंगे। भैया उसने जो ऑप्शन में दे दिया उससे बहस नहीं कर सकते हो कि तुम ऐसा क्यों दे रहे हो। ऐसा नहीं है वहाँ एक एग्जामिनर को, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उसको बुलाओगे, अरे अंकल जी इधर आओ, हाँ अंकल जी ऑप्शन में रो तो है ही ना। वो कहेगा भाई साहब मैं तो देखो 12वीं आरट साइड देकर रखी है, मुझे तो ड्यूटी के लिए बुलाया है, एक समोसा 500 रुपये मिलेंगे, मुझे ना पता क्या होता है रो वगैरह। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वही माई बाप है भाई, फिर तो वही सब कुछ है उसी